आज फिर शिवम ने रीचा को बहुत मारा। रीचा की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आज रात के खाने में रोटियां नहीं बनाई थी और चावल बना दिया था, क्योंकि उसकी कमर में बहुत दर्द हो रहा था और उससे रोटियां बनाने के लिए खड़ा नहीं रहा जा रहा था। लेकिन इससे शिवम और उसकी माँ को क्या फर्क पड़ता था? उन लोगों के लिए तो रीचा मात्र एक नौकरानी थी, जो दिन भर उन लोगों की सेवा करती थी और रात में शिवम को सुख देती थी। जब तब शिवम और उसकी माँ अपना फालतू गुस्सा भी रीचा के ऊपर निकाल लेते थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि रीचा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतनी ज्यादा सीधी है कि उसकी आवाज तक नहीं निकलती। मायके में माता पिता है नहीं और भाई भाभी ने जैसे तैसे रीचा की शादी करके अब उससे अपना पल्ला झाड़ लिया है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता रीचा जी रही है या मर रही है। भाई भाभी अपने में मगन है और नंद से कोई मतलब नहीं। कोई और ठौर ठिकाना है नहीं रीचा का। नौकरी रीचा करती नहीं है तो हर हाल में उसे शिवम के साथ ही निभाना है, चाहे वो उसे कैसे भी रखे। रीचा ने भी इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज उसने सोच लिया था अगर अब उसने अपने लिए आवाज नहीं उठाई तो उसे आगे चलकर और भी अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रीचा की शादी लगभग 1 साल होने को जा रही थी, लेकिन अभी तक शिवम और उसकी माँ के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया था। आज शिवम ने रीचा को इतना मारा था कि उसके निशान बुरी तरह से उसके शरीर पर उभर आए थे और उसकी सास खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी बहुत सुख मिलता था जब शिवम रीचा को पीटता था। रीचा आज बहुत गुस्से में थी, लेकिन एक दुबली पतली छोटी सी लड़की एक हट्टे कट्टे नौजवान का क्या कर सकती थी। पुलिस के पास जाना चाहती थी, लेकिन पता था इतना आसान नहीं है। शिवम और उसकी माँ इतने होशियार थे कि रीचा को जब भी मारते थे तेज साउंड में टीवी चला देते थे, ताकि पड़ोसियों को कुछ पता न चले कि अंदर क्या हो रहा है। पर आज रीचा ने एक निर्णय ले लिया था अपने जीवन के लिए, क्योंकि अब कोई न कोई निर्णय लेना जरूरी हो गया था। खाना खाने के बाद रोज की तरह शिवम दारू पीने लगा और उसके बाद बेसुध होकर सो गया। सासू माँ भी अपनी दवाइयां खाकर सो गई। बस रीचा को मौका मिल गया। रीचा ने बहुत फुर्ती से अपने दुपट्टे से शिवम के हाथ पैर अच्छे से बेड के साथ बांध दिए और मुंह में एक कपड़ा डाल दिया। उसके बाद बालकनी में पड़ा एक बैट, जो कि शायद शिवम का ही था और काफी टाइम से बालकनी में पड़ा रहता था, उठाकर शिवम को मारना शुरू कर दिया, जिससे शिवम की आंख खुल गई और वह जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रीचा ने बहुत होशियारी से शिवम की अच्छी पिटाई की उस बैट के साथ, जिससे शिवम तड़प उठा, लेकिन एक भी निशान उसके शरीर पर आने नहीं दिए। ऐसे ऐसे जगह मारा उसे। इसी बीच रीचा की सासू माँ को ऐसा लगा कि रीचा के कमरे से कुछ तोड़ फोड़ की आवाज आ रही है और वह उठकर उसके कमरे में आई और वहां के हालात देखकर चिल्लाने लगी और बोली, क्या कर रही है? शिवम को क्यों मार रही है? कहकर वह आगे बढ़ी। इस पर रीचा ने वही बैट उठाकर सास की तरफ बढ़ाया, जिसे देखकर वो समझ गई यह तो कुछ भी कर सकती है और अब उसे ही मारेगी। रीचा के सास को कुछ समझ में नहीं आया और वह घर से बाहर की ओर भागी। रात का समय था, सब लोग सो रहे थे। रीचा की सास ने पड़ोसियों का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया और बोला, रीचा शिवम को बहुत बुरी तरह से मार रही है। किसी को यकीन नहीं हुआ कि रीचा जैसी सीधी सादी लड़की अपने पति को मार सकती है। रीचा की सास ने पड़ोसियों से बोला, अरे कोई मेरे बेटे को बचाओ, जल्दी से कोई पुलिस को बुलाओ, नहीं तो वह मेरे बेटे को मार डालेगी, वो पागल हो गई है। पड़ोसी रीचा के साथ सास के साथ रीचा के घर की तरफ भागे और जब पड़ोसी घर के अंदर आए तो घर का नजारा कुछ और ही था। रीचा डरी सहमी हुई घर के एक कोने में बैठी हुई थी और शिवम ने रीचा के बालों को पकड़ा हुआ था और रीचा गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज मुझे मत मारना, मत मारना। मेरी कमर में दर्द था, इसीलिए मैंने रोटी की जगह चावल बना दिया था। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे मत मारो। पड़ोसियों ने देखा कि रीचा बेतहासा डरी हुई है और शिवम उसे मारने के लिए उसके बिल्कुल करीब खड़ा है। रीचा के सारे चेहरे और शरीर पर शिवम ने कुछ देर पहले जो उसे मारा था उसके निशान थे,
जिसे देखकर पड़ोसियों को समझते देर नहीं लगी कि शिवम ने ऋचा को कितना मारा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब ऋचा ने शिवम को अच्छे से धोया था, उसके कोई भी निशान शिवम के शरीर पर नहीं थे, बल्कि सांस के बाहर भागते ही ऋचा ने होशियारी दिखाते हुए उसे खोल दिया था और खुद कोने में बैठ गई थी। इतनी मार खाने के बाद शिवम जैसे ही आजाद हुआ था, वह ऋचा को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। इसी वजह से जैसे ही पड़ोसी घर में घुसे थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि शिवम ऋचा को मार रहा है, और सबको समझते देर नहीं लगी कि शिवम ऋचा के साथ कैसा व्यवहार करता है। अब ऋचा की सास कितना भी बोलती कि ऋचा ने शिवम को मारा है, कोई नहीं मानता, बल्कि सब ने अपनी आंखों से देखा कि शिवम ऋचा के साथ कितना गलत व्यवहार कर रहा है। इसी बीच किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था और पुलिस भी आ चुकी थी। पुलिस के सामने सारे पड़ोसियों ने बढ़ चढ़कर बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है शिवम ऋचा को बुरी तरह से मार रहा है। बेचारी कितनी डरी सहमी हुई है। ऋचा के शरीर के चोट साफ बता रहे थे कि उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। शिवम और उसकी माँ कुछ भी बोलते, किसी को कोई यकीन नहीं होता, और सच्चाई भी यही थी कि शिवम ऋचा को मारता था। लेकिन आज तक किसी को यह बात पता नहीं थी। पुलिस वालों ने जब ऋचा से पूछा तो उसने डरते डरते बताया कि कुछ भी गलत हो जाने पर शिवम उसे जानवरों की तरह पीटता है और धमकी देता है कि अगर वह पुलिस के पास गई तो वह उसे हमेशा के लिए घर से निकाल देगा या फिर मार ही डालेगा। और ऐसा करते वक्त वह तेज आवाज में टीवी चला देता है ताकि ऋचा की आवाज बाहर न जाए। पड़ोसियों ने भी इस बात की गवाही दी कि अक्सर ऋचा के घर से टीवी की तेज आवाज आती है, और आज भी आ रही थी। पुलिस वालों ने जब यह सब कुछ सुना तो वहीं पर शिवम को 2-4 तमाचे लगाए और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाने की और उसे धमकी देने की? ऐसा केस बनाऊंगा ना कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस वालों ने ऋचा से बोला कि बिना किसी डर के वह उनके साथ चलकर थाने में अपने पति और सास के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाए। लेकिन ऋचा ने बोला, मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता है। अगर मैंने इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं अभी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाना चाहती, कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। शिवम और उसकी माँ बोल रहे थे, हाँ हमने इसे मारा है, लेकिन आज इसने भी मुझे बहुत मारा है। तो पुलिस वाले ने एक और तमाचा शिवम को लगाया और बोला, इसे देखकर लग रहा है कि यह तुम्हें मार सकती है। पागल समझ के रखा है हमें, ऊपर से अपनी पत्नी को मारता है। अगर आइंदा तेरी कोई शिकायत आई ना तो तेरी खैर नहीं है, समझ लेना। और ऋचा से बोला, अगर फिर कभी इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया तो बिना किसी डर के तुम थाने में आना। तुम्हारे पति और सास को हम सीधा कर देंगे और देख लेंगे कैसे यह तुम्हें और मारता है या घर से निकालता है। ऐसे लोगों को पुलिस वाले 2 मिनट में सीधा कर देते हैं। और ऋचा की सास की तरफ देखकर बोला, आइंदा से अपनी बहू का ख्याल रखना, नहीं तो आप भी लंबा नपोगे। कहकर पुलिस वाले वहां से चले गए। पड़ोसियों ने ऋचा से बोला, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह दोनों माँ बेटा आइंदा तुम्हारे साथ कोई भी जाति करे या तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए तो तुम किसी भी तरह से आवाज लगाना, हम सब तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। और साथ ही साथ शिवम और उसकी माँ को धमकाते हुए पड़ोसी चले गए कि अगर अब ऋचा का एक बाल भी बांका हुआ या वह किसी दिन हमें बालकनी में नजर आई, नहीं आई, या हमें कुछ भी शक हुआ कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत किया है, तो हम पुलिस को फोन करने में देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि तुम लोगों की असलियत अब सारा मोहल्ला जान चुका है। अब शिवम और उसकी माँ को समझ में आ चुका था कि अगर अब ऋचा के साथ उन्होंने कुछ भी गलत किया तो उन दोनों की खैर नहीं। सारे पड़ोसी बाहर जा चुके थे और ऋचा अब अकेली घर में थी। शिवम तमतमाता हुआ ऋचा की तरफ बढ़ ही रहा था कि ऋचा ने बगल में रखा हुआ बैट दोबारा उठा लिया, जिसे देखकर शिवम वहीं रुक गया। और शिवम की माँ ने उसे पीछे अपनी तरफ खींच लिया और बोला, बेटा अब चुपचाप शांति से रह, इसके मुंह लगना बेकार है। अब इसने ऐसा माहौल बना दिया है कि कोई हमारी बात नहीं मानेगा, और अब अगर इसे थोड़ी भी खरोच आई तो हम दोनों का जेल जाना तय है। ऋचा ने भी बोल दिया,
अब गलती से भी मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा एक हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी और जेल की हवा खिलाऊंगी, वो अलग। बहुत सहली तुम लोगों की मनमानी। अब इस घर में तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बन के आराम से रहूंगी। तुम लोगों की भलाई भी इसी में है कि आराम से एक परिवार की तरह मेरे साथ रहो और मुझे इस घर की बहू होने का दर्जा दो। तो वादा करती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वरना अगर तुम लोग शांति नहीं चाहते तो अब मुझे भी शांति की कोई जरूरत नहीं। तुम लोगों के साथ रहते रहते मैंने भी उत्पात करना सीख लिया है और तुम जैसे टेढ़े लोगों को सीधा करना भी सीख लिया है। अब अगर गलती से भी मेरे ऊपर हाथ उठाया तो कैसे कुटाई होगी याद रखना, और यह कुटाई तो तुम्हें जीवन भर याद रहेगी ही। गलती मेरी है कि मैंने खुद को कमजोर समझा था। आज जब मैंने एक बार हिम्मत की तो तुम लोगों की औकात दिखा दी ना। तो आगे से अपनी औकात में ही रहना। वादा करती हूँ तुम लोग औकात में रहोगे तो मैं भी एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू बनकर ही रहूंगी। लेकिन अगर तुम लोग औकात के बाहर निकले तो मुझे भी अपनी औकात दिखाना अब आ गया है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।